नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS आरती चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम जो कुछ बेसिक एक टर्म्स होती हैं जो आपसे कई बार या तो प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं या फिर आप देखोगे कि आपसे मेंस में ये जो अपने 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे RS में पूछे जाते हैं तो वहां पे भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे हो गया आपका प्रोडक्टिविटी का, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता और उत्पादन में क्या फर्क है, उत्पादकता कितने प्रकार की होती है, सकल और निवल वाली जो होती है वो कैसी होती है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको याद है हमने जब पहली क्लास स्टार्ट करी थी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसे लॉज के बारे में बताऊंगी। जैसे हमने एक 10% रूल के बारे में पढ़ा था जो एनर्जी में होता है ना, जो आप देखोगे ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है। वैसे ही आप देखोगे कि आपके 1-2 लॉज और होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका लिमिटिंग फैक्टर वाला। ठीक है, एक होता है आपका सहिष्णुता वाला जिसको हम लोग टॉलरेंस वाला शेफर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ मैं बोलूँ ना अलग अलग प्रकार की छोटी मोटी चीजें जो इधर उधर आपने कहीं ना कहीं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में या तो सुनी है या फिर आप देखो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इकोफीन, जिसको हम लोग इकैड भी बोलते हैं। अब मुझे पता है नाम जो है थोड़ा सा अजीब है और जब हम पहली बार सुनते हैं तो हमें लगता है ये है क्या। ठीक है, तो ये इकोफीन या इकैड है क्या। देखो, इसके पहले मैं आपको इकोफीन और इकैड के बारे में पढ़ाऊं। जैसा कि अपना आप देखोगे एक सॉर्ट ऑफ रूटीन है। मेरा काम है पहले तो पूछना कि क्या आपने पिछली क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, क्या आपने पिछली क्लास का जो होमवर्क था वो उधर किया या नहीं। अगर नहीं किया है तो उसको प्लीज अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा फायदा रहेगा। तीसरी चीज, मैंने आपको पिछली बार 3 क्वेश्चंस पूछे थे, है ना। मैंने उसमें से एक क्वेश्चन पूछा था आपको गिया हाइपोथेसिस या उसको गाया हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और मैंने आपको एक हिंट दी थी कि यहाँ पे मैंने आपको लवलॉक एक लवलॉक है जो साइंटिस्ट है बेसिकली जिन्होंने ये पूरा थ्योरी दिया था गाया हाइपोथेसिस का, वो मैंने बोला था कि एक बार आप देख लेना। और मुझे भी इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी, क्योंकि यूट्यूब पे अभी आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि जो एक मूवी आ रही है जो इस पूरे गाया हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, जहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मतलब ये जो पूरी थ्योरी है ये कितनी राइट है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना गाया हाइपोथेसिस के बारे में आपको समझा देती हूँ। अगर अभी भी किसी को पॉजिटिव फीडबैक लूप और नेगेटिव फीडबैक लूप में डाउट है तो जरूर मेंशन करना, हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, पहले आप एक गाया हाइपोथेसिस के बारे में समझो। देखो, गाया हाइपोथेसिस है ना, ये जो वर्ड है बेसिकली ये ग्रीक माइथोलॉजी जो होती है ना, जहाँ पे आपको पता है कि जैसे अपने ग्रीक गॉडेसेस होते हैं, गॉड्स होते हैं, उनके कुछ नाम होते हैं, तो वहां ही से आप देखोगे ये वाला कॉन्सेप्ट भी आया है, जहाँ पे बेसिकली गाया का मतलब होता है गॉडेस अर्थ। आप ये मान के चल रहे हो जो हमारी पृथ्वी है उसको हम एक भगवान के रूप में मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये हाइपोथेसिस किसने दी थी, मैंने बोला था ना मिस्टर लवलॉक। नाम ही ऐसा है कि आप भूल नहीं सकते, तो एक्चुअली उनका फुल नाम है जेम्स लवलॉक। ठीक है, उन्होंने 1972 में बेसिकली ये थ्योरी दी थी। वो ये बेसिकली बोल रहे, वो है ना एलियन वर्ल्ड के ऊपर रिसर्च करे थे और तब उन्होंने आप देखोगे इस थ्योरी का इजाद किया था। ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से वो ये बोलते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो अपने आप में क्या है, एक लिविंग एंटिटी है। मैं ये नहीं कह रही कि हम जीते जागते हैं या प्लांट जीते जागते प्राणी है या एनिमल्स जीते जागते प्राणी है। मैं ये कह रही हूँ, इन्होंने ये कहा था कि जो हमारी पृथ्वी है ना ओवरऑल, वो भी एक लिविंग एंटिटी है। और वो क्या कर रही है बेसिकली, जो भी उस पृथ्वी पे रह रहे ना, जो भी लाइफ फॉर्म, चाहे छोटे से छोटे कीटाणु हो चाहे बड़े से बड़े ह्यूमंस हो, ठीक है, वो सारे ये जो लाइफ फॉर्म्स उसके ऊपर रह रहे हैं उन सबको मेंटेन करके है वो। ठीक है, मतलब हमने याद है एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था होम्योस्टैसिस का, जहाँ पे मैंने बोला था कि वो जैसा सिस्टम है वो अपने आप को वैसा रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी है ना वो इस तरीके से ऑपरेट करती है कि वो होम्योस्टैसिस में रहे, वो जैसे उसके सिस्टम्स चल रहे हैं वो वैसे ही रहे। ठीक है, वो एक इक्विलिब्रियम जो स्टेट होती है ना, अपनी बैलेंस वाली स्टेट, वो बना के रखती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ये बोलना चाह रहे थे कि जो पृथ्वी है ना वो सेल्फ रेगुलेटिंग है। ठीक है, वो मतलब देखो, अगर अर्थक्वेक भी आ रहा है या साइक्लोन भी आ रहा है तो वो एक तरीका होता है बेसिकली पृथ्वी में हुए हुए चेंजेस को वापस से स्टेबलाइज करने का। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ऊर्जा जो इतनी सारी निकल रही है ना उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली साइक्लोन आने के बाद क्या होता है, एक बैलेंस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज चलती है। और मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक क्यों पूछा था, क्योंकि
थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो पॉजिटिव फीडबैक में होता क्या है, अगर हम बोलेंगे ना कि पॉजिटिव फीडबैक लूप चल रहा है, तो ये वो वाला चीज नहीं है कि हमें किसी से पॉजिटिव फीडबैक मिला, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि जो चीज खराब हो रही है ना, उसको वापस से और फीडबैक मिल रहा है कि तुम और खराब हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि हमारे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हमारा सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, सी लेवल राइज हो रहा है, उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे जमीन वगैरह है वो पानी के अंदर चले गए। अब वो पानी के अंदर चले गए तो वो क्या, वो कार्बन सिंक की तरह काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, है ना, वो कार्बन सिंक की तरह काम कर ही नहीं रहे। तो उससे क्या हो गया, और उनमें जो बचा हुआ, अगर उनको हमने पेड़ वेड़ काट दिए तो उनमें जो पड़ा हुआ कार्बन था वो भी एटमॉस्फेयर में आ गया। अब जब वो बढ़ेगा तो फिर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। तो मतलब आप देख रहे हो, ये तो नेगेटिव साइकिल है ना। मतलब इसमें अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा। और इसमें क्या हो रहा है कि इस तरीके से लूप बैठ गया है कि ये मतलब खराब चीजें एक दूसरे को और खराब बनाई जा रही है। ठीक है, तो इस वाले लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक लूप। समझ में आया? ये जो गंदा वाला लूप बन रहा है ना, ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव फीडबैक लूप नहीं कहलाता, ये पॉजिटिव फीडबैक लूप कहलाता है, जहां पे एक जो खराब चीज है वो बेसिकली और चीजें खराब ही कर रही है। मतलब इस तरीके से फीडबैक चल रहा है कि वो और खराब किए ही जा रहा है, एक विशियस साइकिल डेवलप हो गई है। ठीक है, तो ये तो होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक लूप। ठीक है, अब इसी में अगर सपोज कुछ ऐसी चीज हो जाती, सपोज यहाँ पे आपका सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, आपके कोरल्स डूब रहे हैं, जो भी है। अब यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन किया आपने, किसी तरीके से भी बेसिकली कार्बन जो है उसको सिंक करना स्टार्ट कर दिया, कार्बन को एब्जॉर्ब करवाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, ये लूप खराब हो गया। अब इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्लाइमेट चेंज कम होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट कम होंगे, सी लेवल राइज कम होगा। तो आप ये देख रहे हो एक ऐसा लूप जिसमें अच्छी चीजों का लूप बना हुआ है, जिसमें ना चीजें वापस स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रही है, जिसमें चीजें जो वापस जैसे इक्विलिब्रियम में रहती थी वापस वहां जाने की कोशिश कर रही है। तो ये वाले लूप को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक लूप। क्या कहेंगे, मेरे साथ वापस बोलिए, नेगेटिव फीडबैक लूप। ठीक है, अब समझ में आया फर्क क्या है? एक तो है आपका पॉजिटिव फीडबैक लूप, एक है आपका नेगेटिव फीडबैक लूप। ठीक है, ये वो पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक वो है ही नहीं जो हम लोग को क्लास में मिलता है या किसी से मिलता है कि आपने हमें पॉजिटिव फीडबैक दिया या आपने हमें नेगेटिव फीडबैक दिया। उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर लेना। यहाँ पे अगर कहीं पे पर्यावरण में पॉजिटिव फीडबैक लूप है, मतलब खतरनाक चीज है, विशियस साइकिल है, हमें उसे तोड़ना है। और नेगेटिव फीडबैक लूप का मतलब वो अच्छी चीज है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका नेगेटिव फीडबैक लूप। अब मुझे बताओ, हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो गॉडेस अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहना चाहती है। तो वो कब रह पाएगी, पॉजिटिव फीडबैक लूप में रह पाएगी या नेगेटिव फीडबैक लूप में रह पाएगी? तो आप बोलोगे मैम ऑफ कोर्स नेगेटिव फीडबैक लूप में रहेगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती तो वो गड़बड़ और इनहैंस होती चली जाती। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि पृथ्वी क्या करती है, वापस से इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी में आप देखोगे नेगेटिव फीडबैक लूप कहीं ना कहीं ऑपरेट करता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है आपके गाया हाइपोथेसिस का, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से थोड़ा सा इंस्पायर्ड भी है। ठीक है, ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, इसलिए ये मुझे बताना जरूरी रखा। ठीक है, अब आज की क्लास का जो होमवर्क है वो है बेसिकली आपके लिए कि आप एक काम करने वाले हो। पहली चीज तो आप मुझे बताने वाले हो कि एक नेशनल पार्क और दूसरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या आपने कभी विजिट किया है? अगर आपने विजिट किया है तो आपने कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट किया है? ठीक है, दूसरी चीज कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या होता है? मतलब देखो, दोनों अगर आप देखोगे इंडिया में तो स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क में पेड़ पौधों को बचाया जा रहा है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप जंगली पशु पक्षियों को बचा रहे हो। हमारे यहाँ पे ये डिमार्केशन नहीं है, ऑल्दो बहुत सी कंट्रीज में होता है ऐसा डिमार्केशन, हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे यहाँ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अंतर क्या क्या है ये मुझे आप जरूर बताइए। ठीक है, और तीसरी चीज कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, ठीक है, ये तो अपन सबको पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कैसे अलग है ये भी बताना। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई, तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा। ओके, तो अब इतना होने के बाद हम फाइनली स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे इकोफिन और इकैड के बारे में। देखो होता क्या है कि सपोज करो आप यहाँ से हिमालयाज में गए, है ना, या आप हिमाचल प्रदेश घूमने गए या उत्तरांचल घूमने गए, तो वहां पे पड़ रही है ठंड। ठीक है, वहां पे बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल वगैरह हो रही है। ठीक है, और आप रहते हो एक समतल एरिया में यानी प्लेन एरिया में। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, आप जब ऊपर जाते हो तो आप देखते हो कि आपकी जो स्किन है ना सडनली बहुत ज्यादा रेड होने लग गई है। ठीक है, आपके जो गाल है, आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा रेड हो गई है वो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ पे आपके नॉर्मली मैं एग्जाम्पल से ले रही हूँ कि सपोज अगर आपके यहाँ पे 100 रेड ब्लड सेल्स थे, ठीक है, जैसे ही आप हिमाचल में गए ना, चूंकि आप ऊपर जा रहे हो पहाड़ी पे, तो वहां पे प्रेशर, हवा का प्रेशर कम है, वहां पे आप देखोगे ऑक्सीजन भी कम है। तो अब ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी क्या करेगी, ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, यानी ज्यादा आरबीसी। तो इसलिए आप देखोगे कि आपके पूरा चेहरा जो होता है ना, एकदम से रेड रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब तक आप वहां रहोगे तब तक आप देखोगे कि ये एक तरीका है आपको उस वातावरण के अनुकूल बनाने का, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि एक तरीके का अडेप्टेशन हो गया जो आपने अपनाया जब आप ऊपर गए, ठीक है, चढ़ाई पे, पहाड़ी पे। जब आप वापस आ गए तो वापस से आप देखोगे आपका जो आरबीसी का काउंट था, अगर यहाँ 200 पहुंच गया तो वापस से आप देखोगे धीरे धीरे 100 पे आ जाएगा और आप वही अपना नॉर्मल जीते रहोगे, ठीक है। मुझे बताओ, इस तरीके के चेंज में क्या कोई आपका जेनेटिक चेंज हुआ, क्या आपके कोई डीएनए में चेंज आया, या फिर ऐसा हो गया कि भाई आप परमानेंटली आपके आरबीसी 200 के लेवल पे चले गए, तो कल को अगर आपके बच्चे भी होंगे, ठीक है, आपने वहीं डिसाइड कर लिया कि हम वही रहेंगे, वही रिप्रोड्यूस भी कर लिया, तो आपको लगता है कि आपके बच्चों का भी जेनेटिक्स में आरबीसी 200 आएगा? नहीं, ठीक है। तो ऐसे तरीके के चेंजेस, ठीक है, जो एक ऑर्गेनिज्म जो है जब वो कोई नए वातावरण में जाता है, ठीक है, तो उसके अनुकूल वो अपने आप को ढालने के लिए जो चेंजेस करता है, ठीक है, जो टेम्पररी होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते, जो आप देखोगे कुछ ही समय के लिए है, क्योंकि वो उस वातावरण में आया है तो कुछ ही समय के लिए है, और ऐसा नहीं है कि उससे उसके डीएनए में कोई चेंज आ गया या उससे परमानेंटली उसकी बॉडी में कोई चेंज आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे वो रिवर्सेबल है, अभी गया है तो चेंज हो गया, वापस आएगा तो वापस से चेंज हो जाएगा, तो ये रिवर्सेबल है, ठीक है। तो ऐसे तरीके के चेंजेस जब होते हैं, ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोफीन या इकैड, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये पहाड़ी वाला एग्जांपल दिया, वैसे आप देखते हो कि कई बार हमारे यहाँ पे जो फॉरेनर्स आते हैं, जैसे स्पेसिफिकली यूरोप से अगर कोई लोग आते हैं इंडिया में घूमने के लिए, तो आपने देखा होगा कि उनका स्किन एकदम पेल होता है, ठीक है, व्हाइट वाले शेड में होता है, और जब वो यहाँ आते हैं तो थोड़ा थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे उनकी स्किन में प्रॉपर टैनिंग हो जाती है, पर उसके अलावा भी आप देखोगे उनकी स्किन थोड़ी डार्क पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती है ना, जो आप देखोगे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में होती है, जिसमें इंडिया भी आता है, अफ्रीका भी आता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली जो लोग होते हैं ना, उनका शेड थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी स्किन के अंदर मेलेनिन नाम का एक कंपाउंड होता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है जो भी ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं ना, बेसिकली वहां पे आप देखोगे कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, और यही जो होता है हमारी स्किन को एक डार्क शेड देता है। तो जब इनफैक्ट आप देखोगे तो हमारी बॉडीज में तो ये परमानेंट है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कोई यूरोपियन जो सिर्फ घूमने के लिए आया है, तो वो भी उसकी बॉडी में भी आप देखोगे मेलेनिन प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये रिवर्सिबल तरीके का चेंज है। जब वो वापस यूरोप जाएंगे ना, तो वापस से आप देखोगे उनकी बॉडी में वो मेलेनिन नहीं होगा, ठीक है, प्रोड्यूस। तो मतलब एक ऐसा चेंज जो आपको एक नए एटमॉस्फेयर में जाने के लिए, उसके वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए जो आपकी बॉडी में अडेप्टेशंस आते हैं, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकल आप देखोगे चेंजेस होते हैं, जो फिनोटिपिकल चेंजेस होते हैं। याद है मैंने आपको बताया था फिनोटाइप और जीनोटाइप में डिफरेंस क्या होता है? तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। तो फिनोटाइप का जो चेंज आ रहा है, जीनोटाइप में नहीं, फिनोटाइप में जो चेंज आ रहा है ना, उसको हम लोग इकोफीन या फिर इकैड बोलते हैं, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर दो। उल्टा मतलब जब ये जो चेंजेस हैं वो परमानेंट हो जाए, ठीक है, आपके जेनेटिक्स में चेंजेस आ जाए, आप में आपके खुद के डीएनए में ऐसा चेंज आ गया कि अब वो जो स्पीशीज है ना वो बाकी से अलग हो गई, ठीक है। तो ऐसे टाइप की जो आप देखोगे चेंजेस आएंगे, तो उससे क्या बनता है, इको टाइप या फिर इको स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली एक ऐसा सब डिविजन, ठीक है, जहां पे आप ऐसे समझो कि सपोज करो आप नए हैबिटेट में गए, ठीक है, और वहीं पे क्योंकि ज्योग्राफी अलग थी, क्योंकि आप वहां पे लंबे समय तक रह लिए, आपने आपकी बॉडी इस तरीके से अडेप्ट कर गई कि आपके डीएनए में चेंज आ गया, चेंजेस जो थे वो परमानेंट हो गए, आपकी जेनेटिक्स पूरे चेंज हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा चेंज हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे कि आप एक नए टाइप की स्पीशीज बन गए, यानी इको स्पीशीज, या फिर एक नया टाइप हो गया यानी इको टाइप, ठीक है। तो आप इसको जनरली ऐसे बोलते हो कि जब इकोफीन जो होता है ना, एक नए वातावरण में बहुत लंबे समय तक रह लेता है, तो वहीं के कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाने लगता है, और फिर वो अपने पुराने जैसे वातावरण में था ना, वहां से थोड़ा सा आप देखोगे डिस्टिंक्ट हो जाता है, वहां से थोड़ा सा अलग दिखता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इको टाइप या फिर इको स्पीशीज, ठीक है। अब एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं इको क्लाइन, ठीक है। अभी इको क्लाइन क्या होता है पहले ये समझो। देखो, आपने ना एक शब्द जरूर सुना होगा, वो है थर्मोक्लाइन, क्योंकि ये तो मैंने ही आपको पढ़ाया था, याद है। मैंने आपको बोला था कि समुद्र में जब हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स याद कर रहे थे, तो हमने वहां पे टेम्परेचर एक एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा था,
और मैंने आपको बताया था कि जो समुंदर होता है, जो अपने ओशंस होते हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आप शुरू के सरफेस लेवल पे तो टेम्परेचर है सपोज करो 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहां से थोड़ा सा कम होके आप देखोगे शुरू के 500 मीटर वगैरह में कि हार्डली 26 डिग्री हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे लेकिन नीचे का जो आपका डीप ओशन वाटर है उसका टेम्परेचर तो बहुत कम होता है, 10-11 डिग्री के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। तो सडनली मतलब सपोज करो कि जो नीचे की डीप लेयर है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ये ऊपर की सरफेस लेयर है, तो 26 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे है 10-11 डिग्री। तो ये जो टेम्परेचर इतना 26 से 10-11 गिरता है फास्ट फास्ट, ये एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन, ठीक है, उसमें गिरता है। उसमें आप देखोगे बहुत ही तेजी से ग्रेजुअली टेम्परेचर जो होता है वो ड्रॉप करता जाता है जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उस लेयर को हम लोग क्या बोलते थे, थर्मोक्लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ग्रेजुअल तरीके से, एक कंटिन्यूअस तरीके से, ठीक है, एक कंटिन्यूअस तरीके से, एक ग्रेजुअल तरीके से आपका टेम्परेचर गिरता जा रहा है, ठीक है। अब वैसे ही आप देखोगे कि जब आप समुंदर की बात करते हो तो वहां पे सैलिनिटी जो होती है उसमें भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ऐसी लेयर आएगी जहाँ पे सैलिनिटी जो होगी वो बेसिकली आपकी गिरती चली जाएगी, ठीक है। तो वो जो ग्रेजुअल कंटिन्यूअस तरीके से आपकी सैलिनिटी गिर रही है ना धीरे धीरे, उसको हम लोग बोलते हैं हेलोक्लाइन, ठीक है। उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन। तो बेसिकली ये तो मैंने आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिए कि भाई टेम्परेचर से होगा तो थर्मोक्लाइन बोलेंगे, सैलिनिटी से होगा तो हेलोक्लाइन बोलेंगे। अब इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं कि भैया कोई और चीज भी अगर हम बात करें तो हो सकता है ना कि वो ग्रेजुअली धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूअस तरीके से, ठीक है, उसमें चेंज आ रहा हो जब आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जा रहे हो। ये तो सरफेस वाटर वाला इकोसिस्टम है, ये डीप वाटर वाला इकोसिस्टम है, ठीक है। तो जब आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जा रहे हो, ठीक है, और आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे कंटिन्यूअस तरीके से कोई कोई चीज का चेंज देखने को मिल रहा है, कोई फैक्टर का चेंज देखने को मिल रहा है, तो वैसी जो बीच में लेयर बनेगी ना उसको हम बोलते हैं इकोक्लाइन। मतलब इसमें कोई ऐसी शार्प बाउंड्री नहीं होगी कि इसके ऊपर 26 डिग्री सेल्सियस और इसके नीचे 11 डिग्री सेल्सियस, नहीं। ये धीरे 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 देखोगे लेयर बाय लेयर आपका टेम्परेचर या और कोई फैक्टर कम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऐसा कोई शार्प बाउंड्री तो है नहीं, तो अगर शार्प बाउंड्री होती तो जैसे आप ये लेयर क्रॉस करते ना, इसके नीचे आपको बहुत ही अलग स्पीशीज दिखती और इसके ऊपर आपको बहुत अलग स्पीशीज दिखती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप इस लेयर से गुजरोगे, आपको कुछ ना कुछ धीरे धीरे, मतलब शुरू शुरू में तो आपको ऊपर वाली स्पीशीज दिखेंगी, बीच में हो सकता है कुछ नई भी दिखे, और नीचे आप जाओगे तो आपको नीचे वाली स्पीशीज का दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन तो इसका एक तरीके का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अपने इकोसिस्टम में तो बाकी फैक्टर्स भी चेंज हो सकते हैं ना, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज हो सकता है। तो जो अपने को एनवायरमेंट का ग्रेडियंट मिल रहा है, अब कोई भी फैक्टर का ग्रेडियंट हो सकता है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं हम, ठीक है। जब कोई चीज किसी और चीज के बदले चेंज होती है, मतलब किसी चीज का जब आप किसी और चीज के साथ अनुपात लेते हो और बताते हो कि वो चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे अगर मैं थर्मोक्लाइन की बात करूं तो ऊपर आएगा टेम्परेचर और नीचे आएगा डेप्थ। कहने का मतलब क्या है, डेप्थ के साथ साथ मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। वैसे अगर मैं हेलोक्लाइन की बात करूं तो नीचे आएगा डेप्थ, ऊपर आएगा सैलिनिटी, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं इकोक्लाइन की बात करूं तो ऊपर कुछ आएगा और नीचे कुछ आएगा, लेकिन किसी और चीज का अगर हम अनुपात ले रहे हैं और उसका आप देखोगे चेंजेस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोक्लाइन। बट हमें याद क्या रखना है कि कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि मतलब एकदम इस बाउंड्री के ऊपर कुछ और इस बाउंड्री के नीचे कुछ नहीं, ये कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली आप देखोगे धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इकोक्लाइन, ठीक है। अब ये आता है सबसे मजेदार टर्म, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोटोन यानी कोर प्रभाव, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये इकोटोन क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। देखो आप ऐसे समझो, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। सपोज करो यहाँ पे है आपका डेजर्ट, ठीक है, और यहाँ पे है घना जंगल। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है इंडिया में, देख लो, ये है आपका थार डेजर्ट जो आपका राजस्थान वाले इलाके में आता है, बीच में कुछ स्टेट्स है और साइड में आपके नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल, करेक्ट है। बीच में क्या आता है, आपके आते हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है। ऑब्वियसली एकदम ही बिल्कुल ही मिट्टी वाले इलाके से आप एकदम जंगल में कैसे जाओगे, बीच में आपको घास फूस थोड़े बहुत पेड़ पत्तों से गुजरना पड़ेगा, तो बीच में आता है आपका ग्रासलैंड। तो ये जो ग्रासलैंड है ना, ये क्या एरिया हो गया, ये दो जो इकोसिस्टम है जो अपने आप में बहुत ज्यादा भिन्न है एक दूसरे से, ठीक है, बहुत ज्यादा अलग है, इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन एरिया हो गया, इन दोनों के बीच का एक एरिया हो गया
जिसमें आपको थोड़ा बहुत डेजर्ट का कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको फॉरेस्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, ठीक है। मतलब ग्रासलैंड में अगर आप इस वाले इलाके में हो तो भैया डेजर्ट ही रहेगा, फिर थोड़ी थोड़ी घास फूस आएगी, फिर थोड़ी ज्यादा घास फूस आएगी, फिर उस घास फूस में थोड़े पेड़ आने शुरू हो जाएंगे। ये पेड़ की जो डेंसिटी है, जैसे जैसे आप राइट साइड जाओगे पेड़ों की डेंसिटी बढ़ती जाएगी और थोड़ी देर बाद वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ग्रासलैंड है ये क्या है, एक ट्रांजिशन एरिया है, एक जोन ऑफ जंक्शन है, ठीक है। किसके बीच में, दो बहुत ही भिन्न अपने पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में, या दो बहुत ही भिन्न अपने बायोम्स के बीच में। बायोम्स के बारे में टेंशन मत लो, इसके बारे में हम आई थिंक आज से 2 या 3 क्लास बाद पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि दो बहुत ही भिन्न जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनके बीच का एक एरिया, ठीक है, जिसको हम जोन ऑफ ट्रांजिशन या जोन ऑफ जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस एरिया की खास बात क्या है, इस एरिया की खास बात यह है कि इसमें थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स डेजर्ट के भी मिलेंगे, थोड़े थोड़े आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरेस्ट के भी मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी प्रजातियां यहाँ पे आपको डेजर्ट की भी मिलेंगी, थोड़ी थोड़ी प्रजातियां आपको यहाँ पे फॉरेस्ट की भी मिलेंगी। ये एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रजातियां आके एक दूसरे से मिल भी सकती है, ठीक है। ये वो एरिया होगा जहाँ पे आप देखोगे कि ये दो पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रजातियां तो आपको मिलेंगी, साथ में हो सकता है कि कोई आपको अलग तरीके की प्रजातियां भी मिले जो ना आपको डेजर्ट में मिलती है ना आपको फॉरेस्ट में मिलती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रासलैंड्स में देखोगे तो आपको राइनोसेरॉस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको ना जंगल में मिलेंगे ना आपको डेजर्ट में मिलेंगे, ठीक है। वैसे आपके लेपर्ड्स हो जाएंगे, टाइगर्स हो जाएंगे, तो कई बार वो आपको घने जंगल में भी नहीं मिलेंगे और ना ही आपको डेजर्ट में मिलेंगे। समझ में आ रहा है। तो ग्रासलैंड्स में क्या देखा आपने कि आपको दोनों तरीके की प्रजातियां तो मिल ही रही हैं जो आपके बाकी पारिस्थितिकी तंत्रों की थी, लेकिन इसमें कुछ अलग से भी प्रजातियां मिलेंगी जो सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका इकोटोन यानी जोन ऑफ जंक्शन कहलाता है। अब चूंकि आप देखोगे कि इसमें इतनी सारी भिन्न तरह की स्पीशीज यहाँ पे रह रही हैं, ठीक है। इसका जो ट्रांजिशन हो रहा है बेसिकली आप एक इकोसिस्टम से दूसरा इकोसिस्टम, तो ये थोड़ा सा जोन ऑफ टेंशन भी होता है, क्योंकि इसमें अगर जरा सा कुछ चेंज हुआ तो फिर आप देखोगे बहुत ही गहरा असर पड़ेगा यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पे, ठीक है। तो ये जोन ऑफ टेंशन भी कहलाता है। तो ये ग्रासलैंड तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है आपके कोर प्रभाव का, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आपको लगता है कि और कोई भी आप इकोटोन है जो आपको याद आएगा। ऐसे सोचो कि कोई भी दो इकोसिस्टम जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, चाहे जमीन और पानी क्यों ना हो, तो उनके आप मुझे बताओ कि जैसे हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, तो वहां क्या होता है कि बेसिकली ये कॉन्टिनेंट है, ये आपकी जमीन है, फिर यहाँ से पानी शुरू हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो फिर यहाँ से तो पूरा समुंदर ही आ गया, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे आप देखोगे कि पानी और जमीन आपकी मिल रहे हैं, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये भी तो इकोटोन होगा, क्योंकि दो भिन्न प्रकार के जो इकोसिस्टम है वो आपस में मिल रहे हैं। भाई पानी का इकोसिस्टम था, एक आप देखोगे जमीन का इकोसिस्टम था, समझ में आ रहा है आपको। तो वो आपस में मिल रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा आपका इकोटोन। अब मुझे बताओ कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी और आपका जमीन मिलता है। जैसे आपका डेल्टा हो गया, जैसे आपका एस्चुरी हो गया, जैसे आपके मैंग्रोव के फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके रिवर बैंक हो गया, ठीक है। क्योंकि रिवर बैंक में क्या होता है, जैसे रिवर अगर वहां पे मिल भी रही है समुद्र को, तो या फिर रिवर जहां से बह रही है तो उसके आसपास का हिस्सा क्या होता है, थोड़ा सा आप देखोगे दलदला सा होता है, मार्शी सा होता है, और उसके बाद सूखी जमीन आती है। तो ये तो पूरा ही पानी हो गया, ये पूरी सूखी जमीन हो गई। तो बीच का जो ये गीला गीला हिस्सा है जहाँ पे मिट्टी गीली गीली रहती है, ऐसे दलदल से रहती है, वो वाला एरिया भी क्या हो जाएगा आपका इकोटोन, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे आप इकोटोन आइडेंटिफाई करते हो। तो जब भी आप इकोटोन लिखोगे तो इकोटोन हमेशा दो बहुत ही भिन्न इकोसिस्टम्स के बीच में होता है। तो आप वो दो इकोसिस्टम इमेजिन करो और उनके बीच का एरिया आप क्या बना दोगे, इकोटोन, ठीक है। समझ में आ गया। तो एस्चुरी, डेल्टा, मैंग्रोव्स, रिवर बैंक, ठीक है। आपको मैंने ग्रासलैंड्स का तो एग्जाम्पल दिया ही था, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके इकोटोन के, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि इकोटोन जो होता है, चूंकि आप देखोगे इसमें जो कंडीशंस होती है बहुत ज्यादा, एक तो दोनों से मिलती हुई भी होती है और थोड़ी बहुत अलग भी होती है, तो ये थोड़ा सा आप देखोगे टेंशन में ही रहता है माहौल, इसलिए हम इसको जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं। अब ये जो इकोटोन है ये कई बार बहुत पतला भी हो सकता है, सकड़ा भी हो सकता है, कई बार बहुत चौड़ा भी हो सकता है। जैसे आपको पता है जो ग्रासलैंड्स होते हैं अपने, ठीक है, तो ग्रासलैंड्स तो बहुत लंबे लंबे भी होते हैं। जैसे आपने प्रेरीज का नाम सुना होगा या आपने स्टेपीज का नाम सुना होगा, है ना। तो ये सारे क्या है, बहुत लंबे लंबे ग्रासलैंड्स है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक बहुत ही सकड़ी सी पट्टी भी हो सकती है। जैसे आपको पता है एस्चुरी, जरूरी नहीं है कि एस्टुरी इतनी बड़ी हो, आपके भाई रिवर आई, नदी आई और आपके समुद्र में एकदम से गिर गई, तो हो सकता है उसने बहुत ही पतली सी पट्टी बनाई हो,
तो ये जो छोटी सी पट्टी उसने एस्चुरी बनाई है ना, ये आप देखोगे छोटी सी पट्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो इकोटोन होता है इसके अंदर आपको जो उसके जो दो इकोसिस्टम है, जो दो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनको ऑर्गेनिजम्स तो मिल ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स भी हो, ठीक है, जो बाकी दोनों कम्युनिटीज से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, ठीक है। और इसी से आपका एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट एंड एज स्पीशीज। क्या बोलते हैं हम इसको? एज इफेक्ट एंड एज स्पीशीज, कोर प्रजाति, ठीक है, बोला जाता है इसको, और कोर प्रभाव, ठीक है। तो एज इफेक्ट यानी कोर प्रभाव, ठीक है। तो ये होता क्या है पहले ये बताओ मुझे। देखो पॉइंट ये है कि आपने ये लिया, क्या बोलते हैं, दो इकोसिस्टम लिए, ठीक है। आपने दो इकोसिस्टम जो भिन्न थे आपने वो लिए, बीच में जो एरिया था वो इकोटोन था। आई एम सो सॉरी, मैंने आई थिंक इकोटोन को शायद कोर प्रभाव कह दिया, वो एज इफेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो इकोटोन है इसके अंदर आपको ये दोनों प्रजातियां तो मिली ही, लेकिन इसके अलावा आप देखोगे कई बार इकोटोन में आपको कुछ अलग प्रजाति भी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो जो पॉपुलेशन है, जो कहीं ना कहीं जिसकी आप बोल सकते हो कि एक तो वो भिन्न है, और दूसरा आप ये देखोगे कि जो इनका डेंसिटी है, जो इनका नंबर है वो काफी ज्यादा है इस एरिया में। मतलब आप ऐसे सोचो कि टाइगर और लेपर्ड हो सकता है कि आपको डेजर्ट में मिल रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आपको फॉरेस्ट में मिल रहे हो, फॉरेस्ट में हो सकता है 50 हो उनका काउंट, डेजर्ट में हो सकता है कि 2 हो, लेकिन जो ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम था उसमें आपको मिल रहे हैं 400। तो बेसिकली ऐसे तरीके का इफेक्ट, ठीक है, जिसमें हो क्या रहा है कि इकोटोन एरिया में आपको जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो नंबर है बेसिकली कुछ प्रजातियों का, कुछ स्पीशीज का, वो ज्यादा है जो बाकी दो इकोसिस्टम है उनसे, ठीक है। तो उस इफेक्ट को, उस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट यानी कोर प्रभाव, ठीक है, समझ में आ गया। और जिन स्पीशीज का आपको कोर प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो ये एज इफेक्ट आपको दिखा रही हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एज स्पीशीज यानी कोर प्रजाति, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देते हैं हमिंग बर्ड का, कि भैया ये कुछ बर्ड्स होती हैं जो आपको इकोटोन एरिया में इतनी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जो बाकी दो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं ना जिनसे वो इकोटोन बनता है, वहां आपको इतनी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, मुझे पता है थोड़े से अलग से थे, थोड़े से भिन्न से थे, लेकिन हमें पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है आपकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और उसके प्रकार, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है और प्रोडक्टिविटी आपके प्रोडक्शन से कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। देखो जब भी आपको समझ में नहीं आए ना, तो प्रोडक्शन लिखना और एक तरफ प्रोडक्टिविटी लिखना। प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन और प्रोडक्टिविटी मतलब होता है उत्पादकता। देखो प्रोडक्शन तो हो गया कि भैया कितना सामान का पैदावार हुआ पर यूनिट एरिया, ठीक है। मतलब आपने सपोज करो आपके पास खेती बाड़ी के लिए जमीन है, तो आपने 1 बीघा जमीन में से कितना अनाज उगाया, वो तो हो गया आपका उत्पादन यानी प्रोडक्शन। लेकिन जब आप ये बोल रहे हो कि आपने 1 बीघा जमीन में से कितना अनाज उगाया 1 महीने में या 1 साल में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। यानी प्रोडक्शन में ही जब आपने टाइम का फैक्टर भी ला लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी। समझ में आ गया? जब आपने प्रोडक्शन में ही टाइम का फैक्टर भी ला लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी। तो आप इसको प्रोडक्टिविटी को आप ऐसे भी बोलते हो कि रेट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, यानी आपके उत्पादन करने की जो रेट है, ठीक है, उसी को हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। या फिर प्रोडक्शन जो आप हो रहा है, उत्पादन जो हो रहा है पर यूनिट टाइम, जब उसका टाइम से आप अनुपात ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच का अंतर बताया है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अब देखो हमें ये तो समझ में आ गया, लेकिन किसकी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना अपने पारिस्थितिकी में और पर्यावरण में, जो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी की, ये बात हो रही है प्रोडक्शन ऑफ बायोमास की, कि कितना आपका बायोमास प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो कितना आपका बायोमास प्रोड्यूस हुआ किसी एरिया में, तो वो तो हो गया प्रोडक्शन यानी उत्पादन। कितना आपका बायोमास प्रोड्यूस हुआ किसी एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो हो जाएगी आपकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं प्रोडक्टिविटी के प्रकार की तरफ। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले मेरे साथ एक डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है प्राथमिक यानी प्राइमरी और एक होती है द्वितीयक यानी सेकेंडरी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में फर्क क्या होता है। देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऐसा याद रखना कि जो हमारी वो थी फूड चेन बोल लो, खाद्य श्रृंखला बोल लो, या फिर हमारा पिरामिड बोल लो,
उसमें सबसे फर्स्ट लेवल पे कौन से लोग आते हैं? फर्स्ट लेवल पे आपके पेड़ पौधे वगैरह आते हैं या फाइटोप्लैंक्टॉन्स आते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है आपके कौन आते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। वो प्राणी, वो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, लेकिन ये वो प्रजातियां हैं जो खुद का खाना स्वयं बना सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो खुद का खाना स्वयं बनाने वाली प्रजातियां हैं, ये कितना बायोमास प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, अपने लेवल पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादकता, यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वो कितना खाना स्वयं बना रही है, समझ में आ रहा है? तो वो तो हो जाएगी आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन उसके ऊपर के जो लेवल्स हैं, ट्रॉफिक लेवल्स हैं, वो अपने अपने लेवल पे कितना खाना बनाएंगे ना, वो क्या हो जाएगी? आपकी द्वितीयक प्रोडक्टिविटी, यानी द्वितीयक आपकी उत्पादकता। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ऑटोट्रॉफ्स खाना बना रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि भैया हम बोल सकते हैं कि 90% से जो खाना है पृथ्वी में वो फोटोसिंथेसिस से बन रहा है, लेकिन कुछ प्रतिशत खाना जो है वो कीमोसिंथेसिस से बनता है। वो केमिकल को यूज करके, जो डीप वाटर्स में आप देखोगे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो केमिकल्स को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। लेकिन जनरल टर्म हमें जब बोलना होता है तो हम ये बोल देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं, वो मैक्सिमम जो आप देखोगे ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो खाना फोटोसिंथेसिस से ही बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल देते हैं कि भैया फोटोसिंथेसिस से जो आपका बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, जो CO2 में आप पानी मिला के ग्लूकोज बना रहे हो, ठीक है, C6H12O6 बना रहे हो, ठीक है, मोस्टली आप देखोगे फोटोसिंथेसिस से ही बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि भाई कितना आपका फोटोसिंथेसिस से बायोमास बना, उसी को हम लोग प्राथमिक उत्पादकता भी बोल देते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये कॉशन से यूज करना, क्योंकि कुछ प्राणी जो होते हैं वो कीमोसिंथेसिस से भी खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक तरीके का क्लासिफिकेशन। अब आप देखोगे प्रोडक्टिविटी को हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सकल और निवल। ठीक है, वो होता है आपका ग्रॉस और आपका नेट। अब एक ग्रॉस और नेट होता क्या है? ठीक है, आपके एक ट्रॉफिक लेवल पे आप ऐसे सोचो कि भैया हम प्राथमिक उत्पादकता की बात कर रहे हैं। प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है कि आपके ये जो पहला ट्रॉफिक लेवल था, ठीक है, आपके ऑटोट्रॉफ्स ने वहां पे कितना खाना बनाया, ठीक है, कितना बायोमास का प्रोडक्शन हुआ, कितना बायोमास का उत्पादन हुआ, वो हो गई आपकी प्राइमरी उत्पादकता, यानी प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, कितना बायोमास बनाया, वो तो हो गया आपका ग्रॉस, कि भैया जितना बनाया। लेकिन आप देखो उसके बाद उस बायोमास में से उन्होंने खुद कुछ यूज किया होगा। भाई खुद भी आप देखोगे उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं ना कोई एक्टिविटी करने में, चलने में, डांस करने में, इधर उधर कोई और आप देखोगे केमिकल रिएक्शंस में। समझ में आ रहा है? कुछ आप देखोगे हीट या ऊर्जा के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो आप देखोगे, हमें ये पता है कि एनर्जी जो होती है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जा रही है। ठीक है, करेक्ट है ना? तो उसी से आप देखोगे इस ट्रॉफिक लेवल को एनर्जी मिल रही है। तो ये तो थी ग्रॉस, लेकिन आगे कितनी ट्रांसफर हुई, ठीक है, मतलब उन्होंने उसमें से कितना खुद यूज कर लिया और बचा हुआ जो आगे ट्रांसफर हो गया, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नेट। मतलब नेट प्राइमरी, नेट जो उत्पादकता होगी, ये वो उत्पादकता है जो आगे आने वाले जो ट्रॉफिक लेवल है उसके पास वो एनर्जी अवेलेबल है। मतलब कहने को हो सकता है कि आपने 100 बायोमास प्रोडक्ट, आपने है ना 100, देखो बायोमास का प्रोडक्शन किया ना, तो आपने सपोज करो कि 100 किलो बायोमास का उत्पादन किया 1 घंटे में। ठीक है, ये आपकी थी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी वाली। ठीक है, ये थी आपकी ग्रॉस। लेकिन इसमें से आपने सपोज करो कि 20 जो किलोग्राम था ना, वो आपने कहीं ना कहीं यूज कर लिया, तो बचा 80। ये जो 80 है ना, वो आपके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचा। तो ये जो 80 आपके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नेट उत्पादकता। क्या बोलेंगे हम इसको? नेट उत्पादकता। समझ में आया आपको? तो ग्रॉस और नेट का ये कॉन्सेप्ट है। तो ग्रॉस का मतलब क्या हो गया कि जो आपके पहले ट्रॉफिक लेवल पे जितना आपका बायोमास का प्रोडक्शन हुआ, जितना आपका ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हुआ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मोस्टली, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि कितना बायोमास प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कितना C6H12O6 का उत्पादन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? भाई ये पूरी प्रतिक्रिया का चल किससे रही है? फोटोसिंथेसिस से। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को जो भी कारक इंपैक्ट करते होंगे, वही कारक बनेंगे इसके भी। भाई फोटोसिंथेसिस किस चीज पर डिपेंड करता है? कि आपके CO2 कितना है, ठीक है, आपके पर्यावरण में लाइट कैसी आ रही है, लाइट कितनी आ रही है, उसकी इंटेंसिटी कैसी आ रही है, यानी उसकी वेवलेंथ वगैरह कैसी है, कितने समय के लिए आपको आ रही है, फिर जिस पेड़ पे पड़ी है वो पेड़ किस प्रकार का है, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, कम करता है, दिन में करता है, रात में करता है, ठीक है, आपके पर्यावरण में और कोई फैक्टर्स तो नहीं है, पता लगे प्रदूषण बहुत है कि आपके जो पत्तियां थी उनमें जो स्टोमेटा थे वो क्लोज हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे आप देखोगे आपकी प्राथमिक प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है वो निर्भर करेगी, ठीक है। और ग्रॉस में से जब आप वो एनर्जी
वो माइनस कर देते हो जो लॉस हो गई, चाहे वो खुद को ब्रीथ करने में, रेस्पिरेशन में लॉस हुई, चाहे वो हीट के फॉर्म में चली गई या फिर कोई और कामों में चली गई। लेकिन नेट नेट हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो एनर्जी है ना जो चली गई वो वापस नहीं आ रही। मतलब ग्रॉस में से वो आप माइनस करोगे तो ही आपको एक्चुअली पता लगेगा कि अपना जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उस तक कितनी एनर्जी पहुंची, ठीक है, उस तक कितनी प्रोडक्टिविटी पहुंची। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और फिर आते हो आप अपनी द्वितीयक प्रोडक्टिविटी की तरफ। तो द्वितीयक मतलब क्या हो जाएगा आपका, द्वितीयक आपकी उत्पादकता वो है कि आपका जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल था ना उस पे कितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उस पे कितना आप देखोगे मतलब बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। एक तो था, देखो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको अलग अलग तरीके से याद करो। मैंने यहाँ पे नेट प्राइमरी और ग्रॉस प्राइमरी करके लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखा है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ग्रॉस और नेट बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझने के लिए इसको वैसे समझना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक बार वापस देख लो मेरे साथ। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं उत्पादकता, ठीक है। इसको पहले डिवाइड करो एक फॉर्म में और फिर इसको ऐसे ले जाओ, ऐसे याद करो आप। यहाँ लिखो ग्रॉस, यहाँ लिखो नेट। ये एक अलग तरीके का वर्गीकरण हो गया। और एक अलग तरीके का वर्गीकरण हो गया आपका प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब ये बनाओ, डायग्राम बनाओ, इसमें बोलो कि जो अपने ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो पहले ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, ये कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो वो हो गई आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर ये जो अपना सेकेंड लेवल पे जो हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, जो आप देखोगे ऑटोट्रॉफ्स के बनाया हुआ खाना जो होता है वो खाते हैं, ये कितना आप देखोगे बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो हो गई आपकी द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है। अब आ जाओ ग्रॉस या नेट पे। ग्रॉस मतलब होता है किसी ने भी, ये किसी भी लेवल पे हो सकता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है। अब दोनों समझो। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो मैंने लिखा था बोर्ड पे, वो क्या होता है, पहले इसमें आ जाओ। अब इसमें आप देखोगे ग्रॉस और नेट बना सकते हो। ग्रॉस का मतलब तो यही हो गया कि भैया आपका कितना उत्पादन हुआ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये हो गई आपकी ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता। लेकिन इसमें से जब आपने माइनस कर दिया उस एनर्जी को जो ऑटोट्रॉफ्स ने खुद ही यूज कर लिया अपने लिए, अपने कुछ कामों के लिए, तो आपके पास जो नेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी उत्पादकता, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें भी इस लेवल में भी ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब इस लेवल पे कितना बायोमास का उत्पादन हुआ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो तो हो जाएगी आपकी सकल द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी आप देखोगे, ये जो हीटरोट्रॉफ्स होते हैं उन्होंने खुद ही कंज्यूम कर ली होगी रेस्पिरेशन में, कुछ और काम करने में, तो उसके अलावा जो उनके पास एनर्जी बची जो आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी नेट द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि वर्गीकरण अलग अलग कर दो तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई जो आपके कारक फोटोसिंथेसिस के है ना वो सारे कारक आपकी उत्पादकता को इम्पैक्ट करेंगे। सनलाइट, CO2, पानी, न्यूट्रिएंट, सनलाइट में भी उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी, उसकी वेवलेंथ, उसका ड्यूरेशन, आपकी पेड़ पत्ती, आपका समय, आपका एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीजें आप देखोगे उसको इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है। फिर हम चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जो है आपका शेफर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। आपका शेफर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने 1911 में एक थ्योरी बनाई थी जिसको उन्होंने बोला था लॉ ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। मतलब आपकी सहिष्णुता करने की क्षमता जो होता है उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया था। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, हम एक हद तक ही आप देखोगे टेम्परेचर झेल पाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पे बैठ के आप अपना संसार बसा सकते हो, नहीं बसा सकते। वैसे आप डीप ओशंस में जाके अपना संसार नहीं बसा सकते। वैसे आप है ना जो अपने एक्सट्रीम सहारा डेजर्ट में जब टेम्परेचर 60 डिग्री क्रॉस कर जाएगा तो क्या आप अपना संसार बसा पाओगे, नहीं। तो इसका मतलब मेरी एक रेंज है सहिष्णुता की, ठीक है, कि मैं इतने मिनिमम टेम्परेचर से इतने मैक्सिमम टेम्परेचर तक झेल सकता हूँ। जैसे अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो हो सकता है हम -20 डिग्री सेल्सियस से, मैं एग्जाम्पल से ऐसे ही बता रही हूँ रैंडम, कि हम 50 डिग्री सेल्सियस तक झेल पाए, ठीक है। तो ये जो मेरी रेंज है ना झेलने की, जिसमें एक मिनिमम वैल्यू है, जिसमें एक मैक्सिमम वैल्यू है और इसमें बीच में एक ऑप्टिमम वैल्यू भी है, जहाँ पे आप देखोगे कि चीजें बहुत अच्छी चलती हैं, ठीक है। मतलब ये वो टेम्परेचर है जिसमें मेरी बॉडी बहुत मस्त प्रोडक्टिव होती है, बहुत मस्त तरीके से काम करती है, ठीक है। तो एक मिनिमम हो गया, एक मैक्सिमम हो गया, एक ऑप्टिमम हो गया, ठीक है। तो ये जो रेंज है ना बेसिकली, है ना,
ये मेरी सहिष्णुता की रेंज है, ये मेरी टॉलरेंस करने की रेंज है। अगर मैं इसके इस साइड चली जाऊं, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाए या बहुत ज्यादा टेम्परेचर ऊपर हो जाए, तो मेरी बॉडी नहीं झेल पाएगी। ठीक है, मतलब ये बेसिकली डेफिशिएंसी हो गई टेम्परेचर की, और ये आप देखोगे एक्सेस हो गया टेम्परेचर का। ठीक है, अब ये तो क्वांटिटेटिव तरीके से हो रहा है, कई बार हो सकता है कि आपके क्वालिटेटिव तरीके से चीजें खराब हो जाए। भाई आपका पर्यावरण बहुत अच्छा था, ठीक है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन सबके कंटेंट अच्छे थे। ठीक है, लेकिन जैसे क्या हुआ कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 400 ppm से ऊपर पहुंच गया। ठीक है, या फिर आप देखोगे पहले उसमें CO नहीं था, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं था। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो जहरीला है, टॉक्सिक है, आपकी बॉडी में अगर आया तो आपको मार ही देगा। पहले उसमें था नहीं तो अच्छा था, अब सडनली क्या हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। तो इससे तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे क्वांटिटेटिव, यहाँ पे क्वालिटेटिव तरीके से आपका पर्यावरण चेंज हो गया। ठीक है, तो किसी चीज की अति हो गई या किसी चीज की कमी हो गई, तो दोनों ही तरीके से क्या हुआ कि आपकी सहिष्णुता की जो रेंज थी ना वो क्रॉस हो गई। तो इसके बियॉन्ड जो आपका जोन बनेगा ना, वो जोन ऑफ इनटॉलरेंस हो जाएगा, कि जहां पे आपकी बॉडी नहीं झेल पाएगी। ठीक है, तो वो यही बता रहे थे कि अगर किसी प्रजाति को सक्सेसफुल होना है, ठीक है, कि उसको अपने पर्यावरण में मतलब आप बोलोगे कि उसको आगे बढ़ना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो बेसिकली वो इस बात पे निर्भर करता है कि क्या जो मतलब हम बोलते हैं ना, पर्यावरण में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो वो जो कंडीशंस हैं बेसिकली वो मिनिमम, मैक्सिमम, ऑप्टिमम की रेंज में है, तो वो झेल पाएगा, तो वो हो जाएगा कि ठीक है वो सक्सेसफुल हो भी जाए। लेकिन अगर इसकी बियॉन्ड इधर उधर चली गई ना चीजें, एक्सेस या डेफिशिएंसी में आ गई, तो फिर आप देखोगे उसकी सहिष्णुता की रेंज क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं बता रही थी, ये देखो कि अगर आप ऑप्टिमम रेंज में हो, ठीक है, आप ही देखते हो, कभी आपने सोचा है कि आपको है ना पर्टिकुलर इलाके होते हैं, जैसे आपको पता है कि यूके ब्रिटेन वाला एरिया हो गया, या ऐसे कुछ इलाके होते हैं जैसे मुंबई के आसपास या बीच के आसपास होता है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि वहां पे आप देखोगे टेम्परेचर की कंडीशंस बहुत ही मस्त होती है। ठीक है, बहुत ही अनुकूल होती है, ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, लोग खुश खुश रहते हैं। तो वो तो हो गया ऑप्टिमम रेंज, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। मतलब अगर नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि इस इलाके में 100 लोग रहेंगे, तो चूंकि वहां पे कंडीशंस अच्छी है तो वहां 200 लोग मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आजू बाजू के इलाके में लोग नहीं रह रहे। देखो, इसके आजू बाजू भी लोग मिलेंगे आपको, लेकिन थोड़े से कम, यानी फ्यू हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ये कौन सी रेंज है हमारी? टॉलरेंस वाली, सहिष्णुता वाली। लेकिन फिर वही आप एकदम सहारा चले जाओ या एकदम बहुत ही घने जंगल चले जाओ, तो क्या होगा? आपको कोई इंडिविजुअल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी सहिष्णुता की रेंज के बाहर हो गया। तो ये वाला रेंज जो है ना, ये तो आपका रेंज ऑफ टॉलरेंस है, और इसके बाहर जो भी कुछ है ना, वो आप देखोगे वहां पे आपका रेंज ऑफ इनटॉलरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, आपका टेम्परेचर हो सकता है, सैलिनिटी हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई पर्यावरण में आप देखोगे कोई प्रकार की गैसेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई भी पर्यावरण फैक्टर लोगे तो उसमें एक रेंज होती है ऑप्टिमम वाली, उससे थोड़ी बड़ी रेंज होती है आपकी सहिष्णुता वाली, और उसके बाद अगर कुछ है तो फिर आप नहीं झेल पाओगे। ठीक है, तो ये बताया था अपने शेफर्ड साहब ने। फिर हम चलते हैं एक और अपने लॉ की तरफ, जो है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ये मैंने आपको याद है फर्स्ट क्लास में एक रिएक्शन बताई थी, ए बी को जा रहा है, बी सी को जा रहा है, डी सी डी को जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइम का एग्जाम्पल लिया था कि इसको 5 घंटे, किसी को 10, इसको 8 घंटे ऐसे लग रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मतलब जो रिएक्शन है वो कितने समय में कंप्लीट होगी, जो सबसे स्लोएस्ट होगा ना, उस पर निर्भर करेगी आपकी रिएक्शन। वैसे ही आप इसको ऐसे समझो कि अगर ए बी में जा रहा है, बी सी में जा रहा है, सी डी में जा रहा है। ठीक है, ए की जो मात्रा है वो सपोज करो आपके पास 1 किलो है, सॉरी 4 किलो है, बी की मात्रा 1 किलो है, सी की मात्रा जो है 2 किलो है, और डी की मात्रा 3 किलो है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये पूरी की पूरी रिएक्शन किस पे निर्भर, और सपोज करो कि आपको हर कुछ जो था वो मतलब 4 किलो की मात्रा में चाहिए, ऐसा ऐसे समझ लो अभी। ठीक है, रिएक्शन करने के लिए तो मुझे बताओ कि रिएक्शन जो होगी वो किस बात पे निर्भर करेगी, कि भाई ए सी डी कितने हैं या बी कितना है, क्योंकि जितनी सबसे जिसकी कम वैल्यू होगी वही तो बताएगा कि आखिर में आपको कितना प्रोडक्ट मिलेगा। भाई ए से बी में गए, बी आपका 1 किलो ही बना, तो सी भी आपका 3 नहीं बनेगा, आपका 1 किलो ही बनेगा, डी भी आपका 1 किलो ही बनेगा। अगर ये 2 किलो होता तो ये भी 2-2 किलो बनते। कहने का मतलब क्या है कि पूरी रिएक्शन इस बात पे निर्भर कर रही है कि उसमें जो कौन सा फैक्टर है जो अपनी मिनिमम वैल्यू पे है, जो सबसे कम मात्रा में है। ठीक है, वही बेसिकली इस पूरी रिएक्शन का क्या बनेगा? लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, समझ में आया? वो इस पूरी रिएक्शन का क्या बनेगा? आपका लिमिटिंग फैक्टर। तो बेसिकली अपने नेचर में जैसे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया। अब जैसे आपने फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लिया, आप है ना उसमें बचपन में भी पढ़ा है आपने, 6 CO2 + 12 वाटर आपको देता है C6H12O6
और 6 वाटर, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे एनर्जी बनाते थे और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिखते थे नीचे। ये मुझे याद है, सबको पता है ये, हम बचपन में जो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते थे वो ऐसे लिखते थे, करेक्ट है। अब इसमें आप ये देखो कि लिमिटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, आपका पानी हो सकता है, आपका CO2 हो सकता है, आपकी लाइट हो सकती है, अब चाहे उसकी इंटेंसिटी हो, उसका ड्यूरेशन हो, उसका वेवलेंथ हो, कुछ भी हो, आपका टेम्परेचर हो सकता है जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अगर इन चारों में से किसी एक की मात्रा कम हो गई, सपोज यहाँ पे CO2 मुझे चाहिए 6 किलो, पानी मुझे चाहिए 12 किलो, ठीक है, कोई रिएक्शन करने के लिए। अगर मेरे पास CO2 जो है वो सपोज करो 12 किलो है, तो इसका मतलब CO2 मेरा लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, लेकिन पानी मेरे पास सिर्फ 10 किलो है, तो ये जो रिएक्शन होगी ना, वो बेसिकली आप मान के चलो उसका लिमिटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, ये पानी, ठीक है। तो एक केमिकल प्रोसेस में जो रेट होती है ना, बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होगी वो किस प्रक्रिया से आगे बढ़ेगी, कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, वो इस बात पे निर्भर करती है कि कौन सा फैक्टर जो है वो मिनिमम वैल्यू पे है, कौन सा फैक्टर जो है वो लिमिटिंग है, ठीक है। समझ में आया। तो आई थिंक आज की क्लास में ना हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो हम इसको यहीं एंड करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हेवी क्लास हो जाएगी, ठीक है। और फिर हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे और थोड़े थोड़े नए कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कशन शुरू करेंगे। तो इसी के साथ हम यहीं एंड करेंगे एंड धन्यवाद।